हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया सहरावत एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो गाइज, एज यू नो दैट हमारा जो पीजीटी यूपी पीजीटी बायोलॉजी वाला एग्ज़ाम था वो भी हमारा पोस्टपोन हो गया है एंड पीजीटी टीजीटी इन दोनों ही एग्ज़ाम की अभी टिल नाउ हमारे पास कोई डेट नहीं है अभी तक। वैसे तो हम बात करें तो दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर द एस्पिरेंट्स, बिकॉज जब हम कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं एंड एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होता रहता है या बार बार डेट चेंज होती रहती है तो हमारा प्रिपरेशन में उस तरह से मन भी नहीं लगता है और हमारी प्रिपरेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। एंड सभी को लगता है कि हमारी जॉब जो है हमें जल्दी मिले, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम जल्दी हो, हमें हमारे रिजल्ट्स का पता चले और हम जल्दी से जॉब में पहुँचे। बट फिर भी आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू रहना है अपनी प्रिपरेशन में, बिकॉज जब कोई नोटिफिकेशन आया है तो एग्ज़ाम तो डेफिनेटली उसका होना है, देर सवेर एग्ज़ाम तो होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को छोड़ देना है या आपको ये देखना है कि भाई जब डेट आएगी तभी पढ़ेंगे। रिवीजन करते रहिए, कंटिन्यू प्रिपरेशन प्रैक्टिस करते रहिए। और एग्ज़ाम हमारा इतनी बार डेट चेंज हो चुकी है, पोस्टपोन हो चुके हैं। सो अब तो यही होप है हमें कि एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं आयोग से कि भाई अब जो डेट आएगी उनमें एग्ज़ाम हो ही जाएंगे डेफिनेटली। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन पेपर टू सॉल्व, दैट इज़ यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2013। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा इसमें आता है, बाईपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। बाईपोलर न्यूरॉन्स किस में पाई जाती हैं? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? कॉर्निया, कंजक्टिवा, रेटिना एंड लेंस। बाईपोलर न्यूरॉन से क्या मीनिंग है, सबसे पहले बात करते हैं। न्यूरॉन आप लोग जानते हो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो नर्व सिग्नल होते हैं, नर्व इम्पल्स होता है, न्यूरल सिग्नल होते हैं, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, जैसे हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है किसी भी मैसेज की, किसी भी इम्पल्स की या कोई भी कमांड या कोई स्टिमुलस आपको बाहर से मिला है। और ब्रेन फिर कुछ डिफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, अलग अलग तरह की न्यूरॉन होती है, फंक्शन के बेसिस पर भी और स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी। फंक्शन के बेसिस पर हम बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन होती हैं। सेंसरी जो सिग्नल लेकर जा रही हैं ब्रेन तक, और मोटर जो ब्रेन से फिर बॉडी पार्ट्स तक वापस सिग्नल ला रही हैं, और इंटर न्यूरॉन जो बीच में होती है, इन पार्ट्स में होती हैं, जो प्रोसेसिंग वाला काम करती हैं ब्रेन में। ये तो फंक्शन के बेसिस पर हुई। और स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी डिफरेंट टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ी होगी। यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन होती हैं। यूनिपोलर किसको बोलते हैं? आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आई होप, कि ये होता है हमारे पास क्या, डेंड्राइट्स। फिर क्या होता है, ये डेंड्राइट्स, ये स्ट्रक्चर हैं जो निकली हुई हैं, और ये मेन पार्ट जो है सेल का वो सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी से इधर की तरफ जो छोटी छोटी ब्रांचेस मैंने ये निकाली है, इनको क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। और यहाँ एक लॉन्ग ब्रांच निकलती है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं एक्सॉन। सो इन्हीं स्ट्रक्चर की, ये मैंने एक मल्टीपोलर न्यूरॉन को ड्रॉ किया है, और ये यहाँ पर लास्ट में होती है नर्व एंडिंग्स, और उसमें क्या रहते हैं, ये एक्सॉन नर्व एंडिंग्स होती हैं, और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल भरा रहता है, जैसे कि एसिटिलकोलिन। सो यूनिपोलर, बाईपोलर या मल्टीपोलर से क्या मीनिंग होता है? अगर सेल बॉडी में से एक ही मेन स्ट्रक्चर अराइज हो रही है उसको यूनिपोलर बोलते हैं। अगर सेल बॉडी में से दो स्ट्रक्चर अराइज हो रही है, एक तरफ एक डेंड्राइट और एक तरफ एक एक्सॉन, तो उसको बाईपोलर बोलते हैं। और मल्टीपोलर उसको बोलते हैं जब बहुत सारे डेंड्राइट्स एक तरफ अराइज हो रहे हैं और एक्सॉन एक सिंगल अराइज हो रहा है एक तरफ, तो उसको मल्टीपोलर। तो बाईपोलर का एग्जाम्पल पूछा है इन्होंने। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आई होप आप लोग सब जानते होंगे, रेटिना। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत जगह आप सैम्पल पेपर वगैरह में भी इसके बारे में पढ़ते होंगे। रेटिना में किस तरह की न्यूरॉन होती हैं? बाईपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। क्या काम करती हैं ये यहाँ पर? क्रूशियल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम फोटो रिसेप्टर्स टू अदर न्यूरॉन्स विद इन रेटिना। जो रेटिना है, रेटिना के अंदर बेटा एक वर्ड आया है यहाँ पर, फोटो रिसेप्टर्स। रेटिना के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, और ये फोटो रिसेप्टर्स होती है हमारी रोड्स और कोन्स। रोड्स और कोन्स, आप सोचो, हम किसी और ऑर्गन से क्यों नहीं देख पाते हैं? आइज से क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज आइज में वो सेल्स हैं जो लाइट को सेंस कर सकती हैं। लाइट, बिना लाइट के भी तो देखना पॉसिबल नहीं है ना। तो लाइट को सेंस करने वाली जो सेल्स हैं वो रोड्स और कोन्स हैं, जिनको फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। वहाँ से सिग्नल ले जाती हैं ये बाईपोलर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के पास विद इन रेटिना, रेटिना के अंदर। मतलब इनका काम सिग्नल ले जाने का होता है इन बाईपोलर न्यूरॉन्स का, और जिससे विजुअल परसेप्शन होता है, मीन्स हम देख पाते हैं।
रोड्स और कोन्स के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं रोड्स, और कोन्स जो होती हैं वो कलर के लिए सेंसिबल होती हैं। मीन्स आप जो कलर्स देख पाते हो डिफरेंट, वो कोन्स की वजह से, और आप थोड़े कम लाइट में भी देख पा रहे हो वो रोड्स की वजह से। जैसे उल्लू वगैरह जो होते हैं उनके पास रोड्स का नंबर ज़्यादा होता है उनकी रेटिना में, सो वो क्या करते हैं, वो रात में भी बहुत अंधेरे में भी देख पाते हैं। हम नहीं देख पाते हैं बिकॉज हमारे पास उनकी कंपैरिजन में रोड्स का नंबर कम है। इसके बाद एक और ऑप्शन की बात करते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी जो आईज का बोल है, आई बोल है, उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ट्रांसपेरेंट, उसको कॉर्निया बोलते हैं। कंजक्टिवा क्या है, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है बेटा, जो हमारी आईलिड्स के अंदर की तरफ है, प्रोटेक्शन का काम करती है और आईज में एक तरह का ल्यूब्रिकेशन भी बनाए रखती है। आईलिड्स के इनसाइड एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। और लेंस आप लोग जानते हो, लेंस हमारे आईज में होता है, एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसके थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। सो यहाँ आंसर सी विल बी करेक्ट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट फेदर्स इन बर्ड्स आर नोन एज। बर्ड्स में जो सबसे छोटे फेदर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिलोप्ल्यूम, डाउन फेदर, कंटूर फेदर या पेनी। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, फिलोप्ल्यूम हो जाएगा बेटा, बिकॉज ये हेयर लाइक फेदर्स होते हैं, सबसे छोटे फेदर होते हैं फिलोप्ल्यूम। तो 4 टाइप हो गए, फिलोप्ल्यूम, डाउन फेदर, कंटूर फेदर और पेनी। फिलोप्ल्यूम जो है उनमें एक रैकिस होता है लेकिन बार्ब्स नहीं होते हैं। रैकिस और बार्ब्स आप समझ लो ऐसे, जैसे एक कोई ये विंग है, कोई एक फेदर है इनका, तो उसमें ऐसे एक मिड लाइन सी बनी रहती है और बाकी ऐसे ब्रांचेस जैसे लीव में होती है ऐसे निकली रहती हैं, तो इन स्ट्रक्चर को रैकिस और बार्ब्स बोलते हैं। डाउन फेदर्स क्या है बेटा, ये सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं और इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन समझ रहे हो ना, बर्ड्स किसी भी तरह के टेम्परेचर में, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में, एयर में सर्वाइव कर रहे हैं, तो बॉडी इंसुलेशन का काम भी करते हैं कुछ फेदर्स इनके, जिससे गर्मी और सर्दी को ये सहन कर सके, इनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहे। तो सॉफ्ट और फ्लफी इंसुलेशन वाले फेदर जो होते हैं वो डाउन फेदर्स होते हैं। कंटूर फेदर्स क्या है बेटा, ये लार्ज और स्टिफ होते हैं और पूरी बॉडी को कवर किए हुए हैं और बॉडी को शेप दे रहे हैं, एंड कलर जो होता है वो भी इन्हीं की वजह से होता है। पेनी जो होते हैं ये फ्लाइट फेदर्स होते हैं, मीन्स इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ आंसर फिलोप्ल्यूम हो जाएगा स्मॉलेस्ट फेदर के लिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज लार्जेस्ट ईसोफेगस इज फाउंड इन। लार्जेस्ट ईसोफेगस किस में पाई जाती है। नंबर 1 ऑप्शन इज डॉग फिश, नंबर 2 फ्रॉग्स, नंबर 3 जिराफ एंड नंबर 4 स्पैरो। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा जिराफ। जिराफ की लॉन्गेस्ट नेक होती है, सो इसके पास ही लार्जेस्ट ईसोफेगस होती है, अबाउट 6.5 फीट या फिर 2 मीटर लॉन्ग हम कह सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस में जिराफ के पास सबसे लार्जेस्ट क्या होती है, ईसोफेगस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मिडवाइफ टोड इज। मिडवाइफ टोड इनमें से कौन सी स्पीसीज को मिडवाइफ टोड बोलते हैं। ये एक फ्रॉग के जैसी ही, फ्रॉग से थोड़ा डिफरेंट एक एम्फीबियंस की स्पीसीज है। स्ट्रक्चर में उन फ्रॉग से इनकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है। और मिडवाइफ टोड क्यों बोलते हैं इनको बेटा, क्योंकि इनके जो मेल होते हैं ना, मेल टोड जो होते हैं वो एग्स की स्ट्रिंग को, जैसे बहुत सारे एग्स होते हैं ना, उनको रैप कर लेते हैं अपनी हिंड लेग्स में के चारों तरफ अंडों को। आप देखते हो ना एम्फीबियंस में ये एक पूरा टॉपिक पढ़ते हैं हम, पैटर्नल केयर, कि इनके पास ना बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर होती है। पेरेंटल केयर मीन्स ये अपने एग्स को लंबे टाइम तक, जब तक वो हैच नहीं हो जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है और मेल बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं अपने एग्स को जब तक वो हैच नहीं हो जाते। तो ये अपने हिंड लेग्स के अराउंड ऐसे रैप करके रखते हैं एग्स को। एलाइटिस, ये स्पीसीज एलाइटिस होती हैं और इनको मिडवाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके मेल कर रहे हैं इस काम को, इसलिए उनको क्या कह रहे हैं, मिडवाइफ बोल रहे हैं। और एलाइटिडी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में बात करें तो स्मॉल पॉन्ड्स वगैरह में ब्रीड करना प्रीफर करते हैं और मोस्टली एक्टिव रहते हैं नाइट में एक्टिव रहते हैं मोस्टली ये। और यूरोप की ये नेटिव स्पीसीज है। कहाँ की स्पीसीज है, मेनली नेटिव यूरोप की। बाकी और इनके पास क्या होता है, ड्राई लेदरी स्किन होती है। कैसी होती है, ड्राई और लेदरी स्किन होती है। बाकी 3 ऑप्शंस की बात करें तो पाइपा जीनस ऑफ फ्रॉग है, ये फ्रॉग का जीनस है, टोड है ही नहीं, तो मिडवाइफ टोड में तो इसका आंसर बनता ही नहीं है। बुफो, ये कॉमन टोड का, ये भी जीनस है कॉमन टोड का ही, लेकिन मिडवाइफ टोड नहीं होते हैं। डिस्कोग्लोसस, ये किसका है, फ्रॉग्स का जीनस है। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन इज द बेस्ट सिल्क। ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी बेस्ट सिल्क कंसीडर की जाती है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, टसर सिल्क, एरे सिल्क, मलबेरी सिल्क और नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, मलबेरी सिल्क हो जाएगा।
मलबेरी सिल्क को मलबेरी सिल्क ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका जो लार्वा, इसका जो सिल्क वर्म होता है ना, सिल्क वर्म से ऑब्टेन की जाती है सिल्क। कौन से सिल्क वर्म से? सिल्क वर्म की भी डिफरेंट स्पीसीज है। बोम्बियक्स मोराई, बोम्बियक्स मोराई के लार्वा से ये ऑब्टेन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। एंड एक्सक्लूसिवली ये मलबेरी लीव्स पर फीड करता है। ये जो सिल्क वर्म होता है किस पर फीड करता है? मलबेरी लीव्स पर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मलबेरी सिल्क बोलते हैं। और ये मोस्ट कमर्शियली इंपॉर्टेंट टाइप है सिल्क का, सबसे ज़्यादा कमर्शियली यूज़ होने वाला, और सॉफ्ट, अपनी सॉफ्टनेस, ड्यूरेबिलिटी और लस्टर की वजह से सबसे अच्छा सिल्क माना जाता है। बाकी सिल्क की हम बात करें, दो इन्होंने दी है, टसर सिल्क और एरी सिल्क। ये सिल्क वर्म की कौन सी स्पीसीज से प्रोड्यूस की जाती है? एंथेरी सिल्क वर्म और सेमिया रिसिनी सिल्क वर्म से ये एरी सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, और ये कैस्टर लीव्स पे फीड करती हैं। जो एरी सिल्क का सिल्क वर्म है सेमिया रिसिनी, ये किस पर फीड करता है? कैस्टर की लीव्स पर। यहाँ मलबेरी सिल्क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग, बड़ा इजी सा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। फूड पॉइजनिंग किससे होता है? बहुत जगह हम इस बैक्टीरिया का नाम पढ़ते हैं, जब भी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं बैक्टीरिया वगैरह की, तो वहाँ आएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सो आपको याद रखना है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए अपने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, वायरस हो, प्रोटोजोअन्स हो, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और एक डायरी में कहीं इनके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं अपने नोट्स में, कि सारे बैक्टीरिया का नाम एक तरफ लिख लिया, फंजाई का लिख लिया, कौन कौन सी डिसीज होती है, कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंस, कौन से फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स भी और इनके हार्मफुल इफेक्ट भी, सब कुछ हमें एक जगह नोट कर लेना है, और सबको डेली या दूसरे तीसरे दिन हमको पढ़ते रहना है, सो दैट हम उनको भूलें ना। और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उनमें भी आएंगे, तो वहाँ से भी ये सोल्व हो जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम यहाँ आंसर हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो साल्मोनेला टाइफोसा ये टाइफाइड कोज करता है, वैसे फूड पॉइजनिंग कर सकता है, बट प्राइमरीली ये जो आंसर होगा वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ही होगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये टिटेनस डिसीज कोज करता है, ये टिटेनस कोज करता है, ये टाइफाइड कोज करता है, टाइफाइड फीवर। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर ऑफ काला अजार डिसीजेज। काला अजार डिसीज के वेक्टर क्या है? काला अजार क्या है बेटा? इसको लीशमानिएसिस भी बोलते हैं, विसरल लीशमानिएसिस, बिकॉज जो काला अजार डिसीज का पॉजिटिव एजेंट है, प्रोटोजोअन है, वो क्या है? लीशमानिया है। लीशमानिया से काला अजार कोज होता है। तीन चीज़ें याद करने की है यहाँ, कि डिसीज का क्या नाम है, वो डिसीज किससे हो रही है, एजेंट कौन है, और थर्ड उसका पॉजिटिव एजेंट के अलावा एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब उसको फैला कौन रहा है, स्प्रेड कौन कर रहा है पर्सन टू पर्सन। सो यहाँ पर आंसर है फ्लीबोटोमस। फ्लीबोटोमस जिसको हम सैंड फ्लाई भी बोलते हैं, फीमेल सैंड फ्लाई जो होती हैं, फ्लीबोटोमस। अब ये भी आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, यूपी में तो पीजीटी हो चाहे टीजीटी एग्ज़ाम हो, डिसीज जो होती हैं उनके वेक्टर बहुत बार पूछे जाते हैं। डिफरेंट डिसीज के आपको सबके क्या कर लेने हैं, एक जगह पे नोट कर लेना है कि इस डिसीज का कौन सा वेक्टर है, इसका कौन सा है, और पॉजिटिव एजेंट भी। सो बाकी ऑप्शंस की भी हम बात करें तो फ्लीबोटोमस या सैंड फ्लाई, फीमेल सैंड फ्लाई तो क्या करती है? काला अजार को स्प्रेड करती है। और इंडिया में जो इसकी स्पीसीज मिलती है वो फ्लीबोटोमस अर्जेंटिपिस है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज। ग्लोसिना एक और ऑप्शन दिया है, इसकी बात करें, इसको टीसी फ्लाई भी बोलते हैं, और ये डिसीज कोज करती है, ये फैलाती है कौन सी डिसीज? स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमिएसिस। ट्रिपैनोसोमिएसिस इसलिए बोलते हैं, ट्रिपैनोसोमा नाम इसका पॉजिटिव एजेंट है, ट्रिपैनोसोमा पॉजिटिव एजेंट है, और वेक्टर कौन है? ग्लोसिना या फिर टीसी फ्लाई। ग्लोसिना या टीसी फ्लाई किसकी वेक्टर है? ट्रिपैनोसोमा। जीटी करके याद कर लो इसे, जीएसटी कर लो या फिर जीएसटी, जीएसटी बड़े अच्छे से याद रह जाएगा। ग्लोसिना, एस से स्लीपिंग सिकनेस, और टी से ट्रिपैनोसोमा या ट्रिपैनोसोमिएसिस भी बोलते हैं इसको। ट्रिपैनोसोमा इसका पॉजिटिव एजेंट है। और फ्लीबोटोमस जो सैंड फ्लाई है, इसको कैसे याद रखोगे? इससे कौन सी डिसीज होती है? लीशमानिएसिस। तो इसको कैसे याद रख लो? पीएलएस कर लो या पीएसएल कर लो, अपना कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, सो दैट हम इनक्यू, बिकॉज इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर हम कई बार रिवाइज ना करें तो कन्फ्यूजन ये हो जाता है किससे कौन सी स्प्रेड हो रही है, किसका वेक्टर कौन है। पेडिकुलस की बात करें तो ये लाइस या टाइफस है, टाइफस डिसीज करता है। वैसे तो लाइस जिनको हम जू बोलते हैं वो पर्टिकुलर कोई डिसीज तो नहीं करती हैं, बट अगर बॉडी पर हो जाए तो इन पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और डिफरेंट फीवर वगैरह या हेडेक और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
नेक्स्ट है एडीज मॉस्किटो, आप जानते हो ये मॉस्किटो डेंगू फीवर, जीका वायरस, चिकनगुनिया इनको स्प्रेड करने का काम करते हैं, इनके लिए वेक्टर का काम करता है ये एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काइमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, काइमोट्रिप्सिन किसका कंपोनेंट है। हम अगर 11th बायोलॉजी भी देख लेते हैं तो हम इजीली आंसर कर लेंगे इसका, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस। करेक्ट आंसर है विल बी पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाज है उससे पैंक्रियाटिक जूस बनता है, उसमें ये एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिन। एंड जाता कहाँ है, कंपोनेंट तो इसका है लेकिन जाएगा कहाँ, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस में जाके ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। गैस्ट्रिक जूस में हम बात करें तो क्या होता है, पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस होता है, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। सलाइवा में हमारे सलाइवरी एमाइलेज होता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। सलाइवरी एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, शुगर में या ग्लूकोज में। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, HCl होता है जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है इस पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए, बिकॉज पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब तक उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलता है वो एक्टिव नहीं होता है, तो एक्टिव करने के लिए ये HCl प्रोड्यूस करता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे स्टमक की वॉल को हार्म कर सकता है, तो उसके लिए म्यूकस होता है, म्यूकस ग्लैंड जो होती है वो एक चिपचिपा सा सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं जो हमारी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती हैं, किससे, इस HCl से। बाइल जो होता है इसमें बाइल साल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ये एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं फिर प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रिप्रोडक्शन इन हेमिकोर्डेट्स इज मेनली, हेमिकोर्डेट्स में रिप्रोडक्शन मेनली किस तरह का होता है। तो हेमिकोर्डेट्स हमारा जो फाइलम है इसमें रिप्रोडक्शन मेनली असेक्सुअल या बडिंग या फिर सेक्सुअल या रीजनरेशन किस मेथड से होता है। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, सेक्सुअल। इनमें क्या होता है, ये फर्टिलाइज जो स्पर्म और एग्स है वो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं पानी में और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डायोसिस होते हैं, मीन्स इनके जो मेल और फीमेल हैं वो सेपरेट होते हैं। कुछ इनमें से ऐसे हैं जैसे कि टेरोब्रैंकिया जो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक बडिंग के थ्रू, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करने वाले भी कुछ ऑर्गेनिज्म है लाइक टेरोब्रैंकिया। बट मेनली इन्होंने मेनली पूछा है ना, तो मेनली में आंसर क्या हो जाएगा, सेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सा डिसऑर्डर होता है। अब आप ये चीज़ भी नोट कर लीजिए कि आपको विटामिन जितने भी हैं सबकी डिसीजेज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है कि किससे कौन सी डिसीज होती है, और केमिकल नेम भी कि किस विटामिन का क्या केमिकल नेम है, बिकॉज सबके अलग अलग केमिकल नेम होते हैं। विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, साइनोकोबाल्मिन है। और ये मेनली जो होता है किसके लिए होता है, यूज़फुल होता है ये विटामिन B12 प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा देखने को मिलता है जैसे कि रेड मीट में, इसलिए इसको नॉन वेजिटेरियन विटामिन भी बोलते हैं। अब इसके बाद अब डिसीज की बात करें तो कौन सी डिसीज होती है इससे, पर्नीशियस एनीमिया, बहुत रेयर और फैटल डिसीज है, बट इसकी कमी से यही होता है पर्नीशियस एनीमिया। होता क्या है, बॉडी जो है वो इनफ RBC प्रोड्यूस नहीं कर पाती है जब विटामिन B12 की कमी होती है, और RBC कम बनती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो एनीमिया वाली कंडीशन होती है और उसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। बाकी डिसीज़ के बारे में देखें तो चिलोसिस एक डिसीज़ होती है, इसमें चैप्ड और फिशर्ड लिप्स हो जाते हैं और विटामिन B2 की कमी से ही होती है। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होगा वो राइबोफ्लेविन होगा, B2 का राइबोफ्लेविन। इसके बाद एक और डिसीज़ है बेरीबेरी, बेरीबेरी इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। और विटामिन B1 या थायमीन की कमी से बेरीबेरी होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, ये बहुत कॉमन सा है, आपको याद ही होगा। कन्फ्यूजन कहाँ होती है इनमें, B1, B2, B5, B12 इनमें, तो यहाँ पर 3 आए, इन तीनों को बहुत अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन और B12 साइनोकोबाल्मिन। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन और B12 साइनोकोबाल्मिन। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एम्बोली अकर्स इन एम्फिओक्सस डेवलपमेंट। एम्बोली एक प्रोसेस होती है डेवलपमेंट में, एम्फिओक्सस के डेवलपमेंट में किस प्रोसेस के ड्यूरिंग ये स्टेप होता है। एम्बोली है क्या बेटा, सेल्स और टिश्यूज़ की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ इनटू अ स्पेस, उसको हम बोलते हैं एम्बोली। तो होता क्या है, सबसे पहले क्या बनता है,
हमारे पास जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज होकर सेल्स जो बनेंगी अब उनमें मूवमेंट होंगी, और ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के अंदर सेल मूवमेंट होंगी, और सेल मूवमेंट जो है वो एपीबोली, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इन्वेजिनेशन, एपीबोली, ये सारे पार्ट हैं किसके, एम्बोली के, जो किस प्रोसेस के ड्यूरिंग होते हैं, गैस्ट्रुलेशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। पहले क्लीवेज हो गया, ब्लास्टुला बन गया, ब्लास्टुलेशन में मेनली सेल मूवमेंट नहीं होती, फिर उसके बनने के बाद गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में ये सारी सेल मूवमेंट होती हैं जिनको एम्बोली बोलते हैं, और उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मीन्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट देखिए, इन पिजियंस रेटिना पॉजेज। पिजियंस में क्या होता है, रेटिना में क्या ज़्यादा होती है या क्या कम होती है या बराबर होती है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक बात की रोड्स और कोन्स की। जानते हैं आप लोग रोड्स और कोन्स क्या है, दो तरह की फोटो रिसेप्टर सेल्स है हमारी रेटिना में प्रेजेंट है। जो रोड्स किसके लिए, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है, और कोन्स कलर के लिए। तो जो रोड्स और कोन्स इक्वली होती हैं, या फिर मोर रोड्स होती हैं कोन्स से ज़्यादा रोड्स होती हैं, या फिर कोन्स ज़्यादा होती हैं रोड्स से, या फिर कोन्स ही होती हैं केवल। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, मोर कोन्स देन रोड्स। पिजन की बात करें तो इनके रेटिना में ज़्यादा कोन्स होती है, किसकी कंपैरिजन में, रोड्स की। कलर विजन हाई हो जाता है, रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन होता है, कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और पर्टिकुलरली कहाँ होती है, फोविया, जो कि एक रीजन होता है विजुअल एक्टिविटी का, हाई विजुअल एक्टिविटी। इस रीजन में हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी होती है फोविया, यहाँ पर पर्टिकुलरली कोन्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हमारा, मोर कोन्स देन रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत ईजी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग आंसर कर पाओगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, हाइड्रोजन। क्या होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, हम बहुत सारी 9 से स्टार्ट कर देते हैं इस तरह की चीज़ों को पढ़ना, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और हीट को ट्रैप करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, और जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, जो सन से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रैप करके रखती हैं हीट को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह में यूज़ होती है, मीथेन CH4, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए, द रीजन वेयर स्पर्म एंटर्स द ओवम इज कॉल्ड। पूछा क्या है कि स्पर्म ओवम में एंटर करता है, उस रीजन को बताइए क्या बोलते हैं। ओवम के उस रीजन को जहाँ पर आकर स्पर्म एंटर करता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, रिसेप्शन कोन, एनिमल पोल, वेजिटल पोल एंड ग्रे क्रीसेंट। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एनिमल पोल हो जाएगा। एनिमल पोल पर कुछ स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं और माइक्रोविलाई होती हैं इसकी सरफेस पर, जो इसकी प्रेजेंस की वजह से स्पर्म जो है वो यहाँ पर एंटर करता है। 2 पोल होते हैं हमारे एग में, वेजिटल पोल और एनिमल पोल। वेजिटल पोल क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा योक होता है और मोर योक एंड लेस एक्टिव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्टिव कम होता है बट योक यहाँ ज़्यादा होता है, इसको वेजिटल पोल बोलते हैं। और एनिमल पोल की तरफ हमारा क्या, स्पर्म जो है वो एंटर करता है। रिसेप्शन कोन एक स्ट्रक्चर बनती है, बट जो एग्जैक्ट आंसर होगा जहाँ पर रिसेप्शन कोन, उसी एरिया को बोलते हैं जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है। बट ये एक उसके अंदर भी एक क्या हो गया, एक रीजन, एक एरिया हो गया, बट एग्जैक्ट आंसर जो हमारा होगा वो एनिमल पोल होगा। नेक्स्ट है उसके बाद ग्रे क्रीसेंट। ग्रे क्रीसेंट क्या होता है बेटा, एग के ऊपर फर्टिलाइजेशन के बाद जहाँ से स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म तो एनिमल पोल की साइड से एंटर किया, उसके अपोजिट साइड में एक डार्क एरिया होता है, उसको बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग के ऊपर एक डार्क कलर का एरिया बनता है जिसको ग्रे क्रीसेंट बोलते हैं। तो ये तो अपोजिट हो गया जहाँ से स्पर्म एंटर कर रहा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। सो आंसर विल बी एनिमल पोल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के जाइगोट में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है। तो ये लर्निंग वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़, फैक्ट वाली। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रॉग के जाइगोट में। मीन्स इसका हैप्लॉइड नंबर जो होता है क्रोमोसोम का वो 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ ए डिजायर्ड जीन इनटू DNA ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज।
क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक प्लाज्मिड वेक्टर के डीएनए में डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं। हमारे पास डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है, एक तो हमारी डिज़ायरेबल जीन होती है जिसको हमें क्या करना है, इंसर्ट कराना है। मींस कोई जीन है जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाती है और वो प्रोटीन हमें बनवानी है लार्ज अमाउंट में किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, होस्ट की बॉडी में हम ये जीन ट्रांसफ़र करेंगे और उससे बनवाएंगे। सपोज़ किसी बैक्टीरिया के पास हमने ट्रांसफ़र करनी है तो बैक्टीरिया होस्ट का काम करेगा और जो बैक्टीरिया है वो अपने डीएनए के साथ इस डीएनए की भी कॉपी करवाएगा और साथ में प्रोटीन बनती रहेगी। और बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल, बैक्टीरिया को ही हम मोस्टली यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसका लाइफ साइकिल कम है, ये बहुत थोड़े टाइम में बहुत सारी अपनी कॉपी बना लेता है, तो इस डीएनए की भी हमारी ये बहुत जल्दी कॉपी बना लेगा। अब इसको इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी एक वेक्टर की नीड होती है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के लिए बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड ये काम करते हैं, बट मेनली वेक्टर का काम कौन करेगा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आप जानते हो सर्कुलर, क्लोज्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है जो प्रोकैरियोट्स में यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में ही पाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर ये तो इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए हो गया, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐड करता है इस सेल में, बैक्टीरिया की सेल में, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स या रिप्रोडक्शन में कोई कैरेक्टर हेल्प दे रहा है ये इसको। प्लाज्मिड वाले डीएनए की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये प्लाज्मिड वाला डीएनए वेक्टर की तरह भी काम करेगा। वेक्टर मतलब कैसे, ये इस जीन को हमारी यहाँ पर अगर हम इसे एक साइट होती है ओराई साइट, वहाँ पर अगर हम ऐड कर दें तो ये इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, वेक्टर की तरह काम करेगा इस होस्ट सेल में। तो ये तो बेसिक सी बात हुई इसकी। अब पूछा क्या है कि टेक्निक को क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू डीएनए ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर, उसको बोलते हैं बेटा जीन क्लोनिंग। जीन स्प्लाइसिंग है पहला ऑप्शन। जीन स्प्लाइसिंग में क्या होता है, कट किया जाता है और रीजॉइन किया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक साइट पे, डीएनए को कट करके जोड़ना स्पेसिफिक साइट पे कहीं पे भी, उसको जीन स्प्लाइसिंग बोलते हैं। जीन ड्रेसिंग और जीन ड्राफ्टिंग जैसी कोई टर्म, रिकॉग्नाइज्ड टर्म नहीं होती है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। सो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, जीन क्लोनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। डिजायर्ड जीन का इंसर्शन डीएनए में, किसके डीएनए में, प्लाज्मिड वेक्टर के डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और वेरियस प्रोटीन्स। देखो बेटा, पहले ऑप्शंस की बात करो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो क्या है, ये तो दो गैसेस हैं जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने में। यूरिया जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का और प्रोटीन से कम होती है इसकी भी अमाउंट। तो आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर दो इन ऑप्शंस को तो आप कॉमन सेंस से। तो बचा क्या, प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि एल्बुमिन है हमारे ब्लड में, ये ब्लड प्लाज्मा में, ये क्या करती हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से। तो मेनली जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं ब्लड का, वो कौन से हैं, प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पोलीकीट द नेचर ऑफ सीटी इज। पोलीकीट यानी कि एनिलिडा की एक क्लास है। एनिलिडा फाइलम को डिटेल में पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ के आंसर नहीं हो पाएगा। हर फाइलम को ही, फाइलम हो या फिर प्लांट्स में डिवीजन हो, सब ग्रुप, सारी फैमिली वगैरह हो, सबको हमें डिटेल में पढ़ना होता है, स्पेशली यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए। तो पोलीकीट में सीटी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, न्यूमरस होता है या सिंगली अकर करते हैं वो, या बंडल्स में, या फिर फ्यूज्ड होते हैं। तो यहाँ थोड़ा डाउट में आंसर है बेटा, बिकॉज जो एनिलिड्स हैं, ब्रिसल वर्म भी, ये जो पोलीकीट है इनको ब्रिसल वर्म भी बोलते हैं और एनिलिड्स की एक क्लास है। इनमें पैरापोडिया नाम के एक ऑर्गन होते हैं, पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस। सपोज ये बॉडी है तो इस बॉडी में पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिनको हम पैरापोडिया बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करते हैं। और इन पैरापोडिया के ऊपर ब्रिस्टल लाइक या हेयर के जैसी अपेंडेजेस होती हैं इनके ऊपर भी, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीटी बोलते हैं। पैरापोडिया के ऊपर क्या है, सीटी। पैरापोडिया लेटरल अपेंडेजेस रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करते हैं, उनके ऊपर भी एयर लाइक स्ट्रक्चर है सीटी, जो लोकोमोशन में और एनकोरिंग में या डिफेंस में हेल्प करते हैं। इनकी ये जो सीटी है ना, ये लोकोमोशन में, एनकोरिंग यानी किसी से चिपकने में और अपने डिफेंस करने में ये इनकी हेल्प करते हैं। तो इनके बारे में ये पूछा है, सब में अलग अलग तरह से होते हैं। तो पोलीकीट में पूछा है कि इस ग्रुप में, इस क्लास में कैसे होते हैं।
तो न्यूमरस तो होते ही है, बट बंडल्स की फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे होते हैं और बंडल्स की फॉर्म में रहते हैं। तो आंसर न्यूमरस भी बनता है और बंडल्स की फॉर्म में भी बनता है। बट यहाँ पर जो आंसर करेक्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बंडल्स अकर इन बंडल्स दिया हुआ है। बिकॉज बंडल्स में तो तभी होंगे ना जब बहुत सारे होंगे। तो न्यूमरस वाली बात तो इससे भी पता चलती है, बट खाली न्यूमरस से बंडल वाली बात नहीं पता चलेगी। इसलिए यहाँ पर जो हम लगाएंगे आंसर वो क्या होगा, अकर इन बंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन चिक एम्ब्रियो 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर। पूछा है, ये एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन आ गया हमारा, डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ गया। चिक का डेवलपमेंट हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। चिक के एम्ब्रियो में 4 पेयर सोमाइट्स के किस, और जिसने ये पूरी प्रोसेस पढ़ ली अच्छे से वो आराम से आंसर कर देगा। इंक्यूबेशन के 12 आवर्स के बाद, या 15 आवर्स, आफ्टर 15 आवर्स, या आफ्टर 18 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, या फिर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। आंसर यहाँ हो जाएगा बेटा हमारा 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। होता क्या है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज शुरू होता है। तो पहले जो 2 क्लीवेज होते हैं, फर्स्ट 2 क्लीवेज जो होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं और वर्टिकल प्लेन में होते हैं। फर्स्ट 2 क्लीवेज क्या होगा, एक क्लीवेज हुआ 2 सेल बनी, दूसरा क्लीवेज हुआ तो 4 सेल बनी, वो राइट एंगल पे होंगे एक दूसरे के और वर्टिकल प्लेन में होंगे। थर्ड जो क्लीवेज होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, 2 वर्टिकल प्लेन में और तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इस तरह थर्ड क्लीवेज के बाद क्या होगा, वी हैव 8 सेल्स। बचे हुए जो सारे क्लीवेज होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और अबाउट 256 सेल्स बन जाती हैं। इस तरह से फिर ब्लास्टुला और ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन ये प्रोसेस होती हैं। क्लीवेज हो गया, फिर ब्लास्टुलेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है हेंसन नोड्स। हेंसन नोड्स क्या करते हैं, न्यूरल ग्रूव और प्रिमिटिव स्ट्रीक को सेपरेट करती है। हेंसन नोड्स सेपरेट करते हैं न्यूरल ग्रूव और प्रिमिटिव स्ट्रीक को। और हेंसन नोड के फ्रंट में जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं सोमाइट्स। तो 4 सोमाइट्स किसके बाद 4 पेयर सोमाइट्स के 24 आवर्स के बाद बन जाते हैं। नोटोकोड, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये सारी स्ट्रक्चर बनती है और उससे बन जाता है फिर फोरगट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक्सोक्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम। एक्सोक्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी क्या है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर है, या एडवर्ड है। जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम तो आप लोग जानते हो, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है हमारा ऑटोसोमल पेयर ही है, उस पर ट्राइसोमी हो जाती है, 3 कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम्स की, वो डाउन सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा हमारा, टर्नर सिंड्रोम में होता है ये एक्सो क्रोमोसोम, एक्सो का X0 कह लो या एक्सो, इसका क्या मीनिंग है कि ये जो फीमेल होती हैं बेसिकली इनके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। एक एक्स पेयर की डेफिशिएंसी, एक्स क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक्स पेयर में होने के बजाय केवल एक एक्स होता है, ये टर्नर सिंड्रोम है। और ये लेस डेवलप्ड, इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम डेवलप्ड होते हैं, ओवरी भी डेवलप्ड नहीं होती है, एग नहीं बनते हैं टर्नर सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, XXY, XXY यानी कि इनके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की, इनके पास एक एक्स कम हो गया, ये बेसिकली फीमेल है, ये बेसिकली मेल है XY, बट इनके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी है किसकी, एक्स क्रोमोसोम की। तो ये मेल होते हैं बट इनमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल के डेवलप हो जाते हैं और इनमें फर्टिलिटी नहीं होगी, स्टेराइल मेल होंगे ये। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, जो 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वहाँ पर ट्राइसोमी हो जाती है। एडवर्ड में 18 पे, डाउन में 21st पे, और टर्नर में एक एक्स कम, और क्लाइनफेल्टर में एक एक्स ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन, एस टाइप ऑफ राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में, या दोनों में, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पर एस बोल दिया बेटा, एस जो होता है ना, इनको एक तरह से समझिए क्वांटिटी या ग्रेडियंट मेजर करने के लिए यूज़ होने वाली टर्म है। और बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। 70S किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो इन्होंने ऐसे करके तो नहीं दिया 70S 80S, एस टाइप दिया है, तो दोनों में ही होता है, 70S प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ। एस यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है या स्वेडबर्ग यूनिट होती है, जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम के बेसिस पर स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, या सेडिमेंटेशन एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती है, मशीन होती है, और उसमें राइबोसोम को डाला जाता है, और जो राइबोसोम डेंसिटी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जिस तरह से आता है उस हिसाब से इनको यूनिट दी गई है, 70 वैल्यू दी जाती है, 70S 80S इस तरह से।
और ये भी सब यूनिट्स के बने होते हैं। 70s भी 2 सब यूनिट का बना होता है, 50 और 30s सब यूनिट, और 80s भी 60s और 40s 2 सब यूनिट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्ड विद मूवेबल अपर जॉ इज, इनमें से कौन सी बर्ड का अपर जॉ मूवेबल होता है? मोस्टली क्या होता है, सभी का अपर जॉ क्या होता है, फिक्स होता है, बट इनमें से किस बर्ड का पूछा है कि मूवेबल होता है? तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, वल्चर, स्पैरो, पिजन और पैरट। आंसर हो जाएगा पैरट। पैरट में क्या होता है कि ये एक यूनिक एनाटोमिकल फीचर है इनका, इसको क्रेनियल काइनेसिस बोलते हैं। क्रेनियल काइनेसिस ये जो फीचर होता है, इसमें क्या होता है, जो अपर बीक है ये मूव कर लेते हैं अपनी अपर बीक को इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्कल से इंडिपेंडेंटली अपनी अपर बीक को मूव करते हैं, और यही रीज़न है कि ये नट्स और सीड्स को क्रैक कर लेते हैं। सो आंसर यहाँ पैरट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट इन इलास्मोब्रैंक्स। इलास्मोब्रैंक्स यानी कि शार्क और रेज की बात हो रही है, इनमें क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट होती है। तो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट होती है ये पूछा है। थायराइड और पैराथायराइड, ये वैसे थाइमस के साथ दिया हुआ है इन्होंने पैराथायराइड, बट अगर हम इसको सर्च करें और देखें तो थायराइड और पैराथायराइड जो है वो दोनों ही एब्सेंट दिखाता है। सॉरी, पूछा क्या है, एब्सेंट कौन सी है, तो एब्सेंट जो होती है वो थाइमस होती है, बट ये थाइमस के साथ ही पैराथायराइड दिया हुआ है। बाकी ऑप्शंस में पिट्यूटरी है और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। तो इनके पास इन सारी ग्लैंड्स के फंक्शन आप लोग जानते होंगे। थायराइड क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को और कैल्शियम आयन लेवल को देखता है। जो थायराइड है वो मेटाबॉलिज्म को मेनली कवर करता है, एंड पैराथायराइड जो है वो कैल्शियम आयन लेवल को देखती है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, पिट्यूटरी हमारी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को देखती है, एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आप जानते हो पैंक्रियाज में होती हैं, और ये अल्फा बीटा सेल्स होती हैं इनमें, जो इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन बनाती हैं और शुगर लेवल को रेगुलेट करती हैं। एंड थाइमस ग्लैंड जो है वो हायर वर्टिब्रेट्स में होती हैं, इलास्मोब्रैंक्स में नहीं पाई जाती है। सो यहाँ आंसर हो जाएगा थाइमस। नेक्स्ट बेटा हमारा सिक्रेटिन इज सिक्रेटिन क्या है? सिक्रेटिन एक हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है, या कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सिक्रेटिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, और काम क्या होता है बेटा इसका, दिस इज़ अ हार्मोन एंड एंडोक्राइन सेल्स होती हैं कुछ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, मीन्स ये किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं बनता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। जो काम करती हैं, रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द पैंक्रियाज, जो हेल्प करते हैं जो स्टमक से एसिड आया है उसको न्यूट्रलाइज करने में। ये बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करवाती हैं पैंक्रियाज से, और जो स्टमक से एसिड आया, हमने बात की थी ना HCl एसिड बनता है स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है इंटेस्टाइन में ये। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो डाइजेस्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है, डाइजेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है सिक्रेटिन। तो क्या क्या याद रखेंगे, सिक्रेटिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ना कोई एंजाइम है, ना विटामिन है, ना एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, और ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैंक्रियाज। ये मतलब पैंक्रियाज के ऊपर एक्ट करता है और उससे क्या बनवाता है, बाइकार्बोनेट आयंस बनवाता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। सो गाइज आज की सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।